उद्योग की बात रूंगटा जी के साथ। न्यूज़ फर्स्ट चैनल पर सभी को नमस्कार। जैसे हमने मौसम के बारे में कहा था, लेकिन इस सप्ताह कहीं कहीं बरसात हुई, अच्छी बरसात हुई है और लगता है कि बरसात इस तरह रही तो किसान कुछ आगे आके फसल लगा सकते हैं। विदर्भ में कुछ किसानों को समाधान मिल सकता है। विधानसभा में भी इस पर काफ़ी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने जहाँ जहाँ पर जल संसाधन करने हैं उसके उन्होंने निर्णय ले लिया है और जहाँ जहाँ बरसात की कमी होगी वहाँ पर किस तरह से पानी पहुँचाना है उसके बारे में निर्देश दे दिए गए हैं। तो ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र सरकार अपनी तत्परता दिखा रही है और हमारा विदर्भ जो 11 जिलों में है वहाँ पर कृषि सबसे ज़्यादा है। उसके अंतर्गत देखा जाए चावल, वहाँ पर दूसरी तरफ कॉटन, सोयाबीन, ये फसलें होती है। चावल के लिए तो पानी काफ़ी लगता है, तो ऐसी स्थिति में चावल की पेरनी करना कब करना चाहिए, इसके लिए भी सरकार ने उनको निर्देश देना बहुत ज़रूरी है। आज देखा जाए तो गढ़चिरौली, चंद्रपुर, गोंदिया और भंडारा उसकी ज़्यादा अर्थव्यवस्था चावल पर आधारित है और वहाँ के किसान वो सभी चावल पर अपनी खेती के ऊपर चलते हैं। अब हम इसके साथ साथ इस बार भी विचार करेंगे, जब एल नीनो इफेक्ट आ रहा है जो कहते हैं कि 100 वर्ष से भी ज़्यादा उसके परिणाम बहुत विपरीत होंगे, तो ऐसे समय में सरकार ने समय समय पर किस तरह से काम करना चाहिए वो बहुत ज़रूरी है। और हम चाहते हैं कि नागपुर में एक उच्च स्तरीय अधिकारी होनी चाहिए जो हमारे विदर्भ में किसानों को या यहाँ के जो बाकी लोग हैं किस तरह से वहाँ पर अपने प्रश्न को समाधान ले सकते हैं, उस पर विचार करना बहुत ज़रूरी है। महाराष्ट्र में जो अभी कैश इंसेंटिव दी जाने वाली है, तो लोग ये कहते हैं जो ग्रोस बेसिस एसजीएसटी पे दी जा रही थी वो नेट एसजीएसटी बेसिस पे दी जाएगी, तो इसका मतलब सब्सिडी का पार्ट बहुत कम हो जाएगा और एक्सपांशन में कोई विचार नहीं किया जाएगा। तो इसलिए नए उद्योग यहाँ पे लग नहीं पाएंगे। विदर्भ जैसे जहाँ पर पूरा आधार कृषि है, आज छोटे छोटे इलाकों में चाहे मुर्ची हो, चाहे उमरेड हो, चाहे वहाँ पे अगर आकोट हो, तो किस तरह से वो उद्योग वहाँ पर आएंगे। पहले ही एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज़ को कैश सब्सिडी मिल नहीं पा रही क्योंकि उसमें एसजीएसटी है ही नहीं। तो ऐसे समय में सरकार ने एक ऐसी स्थिति बनानी है कि उद्योगों को आकर्षण मिले। अगर बाकी के स्टेट्स इंसेंटिव अच्छा देते हैं तो हमारा स्टेट तो बहुत अच्छे इंसेंटिव पहले दे रहा था, अब इस समय जरूरी हो जाता है कि महाराष्ट्र सरकार ने, सीएम साहब ने, उद्योग मंत्री ने यह जानना चाहिए कि किस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा कैश इंसेंटिव देकर यहाँ के युवक को यहीं पर रोक कर वहाँ पर बड़े शहरों में जाते हुए यहाँ पर उद्योग लगाकर इस क्षेत्र को मजबूत बनाएं, यहाँ की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएं, यहाँ रोजगार के अवसर पैदा करें। एक तरफ पीएफ में बहुत सारी स्कीमें दे रहे हैं एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज़ को, उसी तरह की स्कीम सरकार ने देनी चाहिए कि यहाँ का युवक यहीं पर रहे। उसके लिए तो सीड कैपिटल नहीं सरकार ने मिनरल फंड से देनी चाहिए, जिससे कि यहाँ का युवक जो पढ़ लिख कर वह बम्बई, पुणे, नासिक, हैदराबाद नहीं जाए और यहाँ इंडस्ट्रीज लगाए। अब गडकरी साहब ने जिस तरह एडवांटेज विदर्भ लिया, हमें मानता हूँ, गडकरी साहब की तारीफ करना चाहता हूँ, वो सबसे उठकर कहीं भी राजनीति नहीं करते। आज जितने जितने उनका साथ दिया, चाहे नागपुर वाले की संस्थाओं ने, चाहे उनके आजू बाजू की, चाहे चंद्रपुर हो, चाहे अमरावती हो, उनके सभी के लिए वो ग्रेटिट्यूड फंक्शन करते हैं, मिलते हैं, सत्कार करते हैं, अवार्ड देते हैं और खाना खाते हैं और खाना खिलाते हैं। तो एक मनोबल बढ़ाने का काम विदर्भ में गडकरी साहब बहुत अच्छा कर रहे हैं और खुद भी एक इंडस्ट्रीज बन गए हैं। आज चाहे कितने भी उन पर कटाक्ष किए जाए, लेकिन जो मजबूती से गडकरी साहब ने देश में एक दिशा दी है, रोड बनाकर, आज इथेनॉल को लाकर, सही में वो देश के बारे में सोचते हैं। वो चाहते हैं कि देश में इकोनॉमी किस तरह बने, किस तरह से विदेशी जो हमारा पैसा जा रहा है पेट्रोल डीजल में वो भी बच सके। लेकिन ठीक है, कहीं कहीं कुछ कमियां हो जाती है, लेकिन इतना बड़ा ये नहीं बनाना चाहिए। उस पर स्टडी करनी चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए, लोगों ने भी बताना चाहिए। लेकिन उसको सोशल मीडिया पर लाके डाल देते हैं, कुछ या कुछ बतंगड़ करते हैं, वो सही नहीं है। गडकरी जैसा विकास पुरुष हमें मुश्किल से मिलेगा। उनकी सोच सबको लेकर चलने की है। आज जो उन्होंने ग्रेटिट्यूड फंक्शन रखा है और जिस तरह से जीएमआर एयरपोर्ट का जो हस्तांतरण किया है उसमें सभी को बुलाया गया। आज जितने वर्षों से नागपुर का विकास क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमारे पास अच्छा एयरपोर्ट नहीं था। ये जो दोनों हमारे मंत्री सीएम और गडकरी जी बहुत वर्षों से प्रयास कर रहे थे, अब जाकर हस्तांतरण जीएमआर को मिला है। एक अच्छा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा। खुद एविएशन मिनिस्टर ने कहा है कि हम उस दर्जे का एयरपोर्ट बनाएंगे जिस दर्जे से कभी यहाँ पर लोगों ने सोचा नहीं होगा। यहाँ पे 10 लाख पैसेंजर भी बढ़ गए हैं, आगे भी पैसेंजर बढ़ने वाले हैं। तो इस तरह का जो एविएशन बनता है, अगर वहाँ पर दोनों मिनिस्टर इंटरेस्ट लेते हैं, निस्संदेह बहुत बड़ी इंडस्ट्री यहाँ पर आएंगी। आईटी, जो हमारे फाइनेंस सेक्टर की इंडस्ट्री निस्संदेह नागपुर में आना शुरू कर देंगी और नागपुर देश की नाभि है और यहाँ से हम कंट्रोल कर सकते हैं। हम कहीं भी क्षेत्र में जाएं, हम 1 घंटे 10-15 मिनट पहुँच सकते हैं। इतना नज़दीक कोई भी नहीं है कि एविएशन के थ्रू हम इतनी जल्दी पहुँच सके। और डिफेंस के लिए भी नागपुर प्रमुख स्थान है।
तो इस तौर पर नागपुर जो जिस तरह से काम कर रहा है, जिस तरह से नागपुर आगे आ रहा है, उसके कारण चंद्रपुर गढ़चिरौली भी बहुत आगे आ रहे हैं, निसंदेह स्वागत योग्य है। विधानसभा में चंद्रपुर के प्रदूषण के बारे में काफ़ी प्रश्न उठ रहे हैं। सबसे बड़ा आज कोलवासी का प्रश्न है। कोलवासी हम पहले भी कह चुके हैं, कुछ 10-12 लोग उसमें करोड़ों रुपया लूट रहे हैं। महावितरण को काफ़ी बड़ा चूना लगा हुआ है, इसकी रिपोर्ट भी आई है, लेकिन सरकार क्यों चुप बैठी है समझ नहीं आ रहा। देवेंद्र जी जैसे सक्षम जो मुख्यमंत्री है वो ऊर्जा विभाग देख रहे हैं। आज जो कोयला है उसमें स्पॉन्ज आयरन का डस्ट मिलाकर वो कई जगह भेजा जा रहा है और उसके दुष्परिणाम काफ़ी इतने हो रहे हैं कि एक तो प्रदूषण से लोगों के स्वास्थ्य में प्रभाव कर रहा है, लोगों के सांसों में वो अनबर्न जो ऐश है, जो कार्बन का जो कोयला बना के भेजा जा रहा है, वो लोगों के सांसों में जा रहा है। दूसरी तरफ उसके कारण न जलने के कारण बिजली के दर बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं। सतेज पाटिल आमदार ने इसके बारे में काफ़ी ज़बरदस्त आक्रामक भूमिका में विधानसभा में कहा कि सरकार ये दावा करती है कि बिजली की दरें महाराष्ट्र में कम है। उन्होंने कहा कि बिजली की दरें महाराष्ट्र में कम नहीं है, वो सबसे ज़्यादा है। आज गुजरात में, हमारे बाजू के राज्यों में, वहाँ की बिजली की दरें बहुत ज़्यादा है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि बिजली की दर बाकी जगह 7.25 रुपये है और वो महाराष्ट्र में 13.75 या 13.78 के ऊपर है। वहीं पर ग्रिड चार्जेस भी आपने लगा दिए हैं और ओपन एक्सेस पे भी बहुत सारे ऐसे चार्जेस लगाए हैं जिससे बिजली इतनी महंगी हो गई है कि सूक्ष्म मध्यम श्रेणी के उद्योगों को आगे आने में बहुत तकलीफें हो रही है। हमें उम्मीद है कि देवेंद्र जी जो अभी परसों एक सेमिनार को एड्रेस करने वाले हैं, एमएसएमई पुरस्कार देने वाले हैं, तो वहाँ पर ये भूमिका जरूर देंगे कि लघु मध्यम श्रेणी किस तरह से महाराष्ट्र में आगे आ सकते हैं जब उनको किफ़ायती दर पर बिजली मिले। हम चाहते हैं कि उनका एक विश्वास है, वो चाहते भी हैं कि बिजली दरें सबसे कम हो और उन्होंने सदन को भी आश्वासन दिया है कि 2 साल में बिजली की दरें कम हो जाएंगी। लेकिन मैं ऊर्जा मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि 2 साल समय बहुत होता है, उसमें किस तरह से उद्योग टिक पाएंगे, क्योंकि बिजली के दरों में आज कंपटीशन करना, प्रतिस्पर्धा में रहना बहुत तकलीफ है। जो उद्योग लगे हैं उनको बिजली का बिल देना है, इंटरेस्ट रेट देने हैं, मोरेटोरियम के जो लोन्स है वो देने हैं, सब वो पैसा कहाँ से लाएंगे। तो ऐसे समय में हमारे मुख्यमंत्री ने लघु मध्यम श्रेणी का अगर आंकड़ा भी लेते हैं पूरे विदर्भ में तो उनको पता लग जाएगा कि हमारी ग्रोथ नेगेटिव है, वो कहीं उद्योग आगे बढ़े नहीं है। तो आपको अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना है, एक्सपोर्ट बढ़ाना है, जीडीपी बढ़ाना है, तो अगर महाराष्ट्र की 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है तो ज़रूरी है लघु मध्यम श्रेणी के उद्योगों को आप आगे लाएंगे और उसके लिए ऐसी नीति बनाएंगे जिससे कि बिजली की दरें उनको एक किफ़ायती दर पर मिले। नागपुर के पास सावनेर में, उसके आजू बाजू के गाँव में डिफेंस सेक्टर बहुत मजबूती से आ रहा है। वहाँ पर पर्टिकुलरली एरोस्पेस, ड्रोन और काफ़ी जो डिफेंस से रिलेटेड है प्रोडक्ट वहाँ बनना शुरू हो जाएंगे। उसी तरह से 12.7 मिलियन टन का 10,000 करोड़ का फर्टिलाइजर भी प्लांट सावनेर में आ रहा है। ये सब देखा जाए तो नागपुर आज उद्योगों को आकर्षित करने में बहुत महत्वपूर्ण स्थान हो गया है, उससे बहुत बड़े उद्योग भी आ रहे हैं। कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट जो विदर्भ में 4 प्रोजेक्ट आए हैं और हंसराज जी अहीर के समय में ये प्रोजेक्ट शुरू किए गए थे। आज उसमें हमारी भूमिका बहुत आगे रही, हमें भी कई आश्वासन दिए गए और हम अभी भी उनके संपर्क में हैं। लेकिन जब हमने इतने सब किए, विदर्भवासी हैं, अगर उसके अंतर्गत हमें न्याय नहीं मिलता तो हमें लगता है कि कुछ लोग हैं जो यहाँ के लोगों का फ़ायदा उठाकर यहाँ के लोगों के तकनीका और वहाँ के जो मेन मूलभूत सुविधाएं हैं वो लेकर बढ़ तो जरूर जाते हैं, लेकिन उन्होंने सोचना है कि उनकी सहायता बहुत आवश्यक होगी और आगे भी होगी। और उन्होंने जिस तरह से उनके साथ एक अपना एक दूर से संबंध बनाने की कोशिश की है, जब पास उनको इतना लाए थे कि रात दिन उनसे बातें किया करते थे और बहुत सारी सुविधाएं उन्होंने प्राप्त की, ज़मीनें प्राप्त की। लेकिन आज जब वे उनसे कुछ बातें करना चाहते हैं तो निस्संदेह वो अपने आप को दूर कर लेते हैं। ये कोई अच्छे ये नहीं है। कुछ में एक ही प्लांट की बात है, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा। बाकी अडानी ग्रुप तो बहुत बड़े पैमाने पर आ रहा है, अपना काम कर रहा है और स्टील सेक्टर जिस तरह से मजबूती में आ रहा है, अब सरकार को उनके लिए ज़मीन लेना बहुत ज़रूरी है। देवेंद्र जी ने तो कहा है कोयला मंत्री, खदान मंत्री से, अपने रेड्डी साहब से कि आप 8 माइंस हमको आयरन ओर की गढ़चिरौली में दे दीजिए जिसके द्वारा हम यहाँ पर आयरन ओर दे सके। हम कई अपने संस्करण में करे थे सरकार किस तरह से आयरन ओर देगी। अब ये निस्संदेह ऐसा लगता है सरकार गढ़चिरौली मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की स्थापना कर रही है, उसके द्वारा जितने प्लांट आ रहे हैं उनको आयरन ओर मिलेगा। और फिर से सरकार से मेरा अनुरोध है कि अपनी पॉलिसी को मजबूत करिए और
नागपुर में एक मिनी मंत्रालय बनाइए। बड़े अधिकारी हैं जो उद्योग और खदान से संबंधित अधिकारी हैं, उनको नागपुर लाइए। बम्बई से बैठ कर वो काम नहीं होंगे, अधिकारियों के साथ ही वो काम हो सकते हैं। और उस तरह से उनकी उपस्थिति से, उनके कार्य प्रणाली से हमारा विदर्भ सुफलाम सुजलाम हो सकता है। जो 2/3 भाग में जो विदर्भ में मिनरल्स है, फॉरेस्ट है, निस्संदेह उसका फ़ायदा पूरे महाराष्ट्र को होगा, देश को होगा। और देश में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में पूरे विदर्भ की 1 ट्रिलियन इकोनॉमी कम से कम आधी जो ट्रिलियन इकोनॉमी है वो चंद्रपुर और गढ़चिरौली देने में सक्षम होंगे। अब अगले अंक में पुनः आपसे बात करेंगे। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।